स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 10 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। अब देखिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए आपने पिछली कक्षा धारा, विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत परिपथ, चालकता एवं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में जाना है। देखिए चालकता और प्रभाव आप सब तो जानते ही होंगे, मुझे तो लग रहा है शायद आप ही नहीं जानते होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ कि चालकता किसे कहते हैं। देखिए चालकता देखिए दो प्रकार का होता है, एक सुचालक और एक अल्पचालक यानी कुचालक। देखिए सुचालक जिसे इंग्लिश में गुड कंडक्टर कहते हैं। देखिए ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, पानी इत्यादि। इस सभी से क्या होगा कि जल्दी यानी कि आसानी से यानी कि करंट प्रवाहित हो जाएगा, यानी विद्युत आसानी से प्रवाह हो जाएगा। देखिए आशुद्ध जल के भी बारे में आपको जानू बताऊंगा आगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए कुचालक जिसे बैड कंडक्टर कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, उसे ही अल्पचालक कहते हैं। देखिए जैसे मिट्टी, प्लास्टिक, आशुद्ध जल इत्यादि। देखिए आशुद्ध जल किसे कहते हैं, तो देखिए जब हम पानी से क्या करते हैं, लवणों को निकाल देते हैं, यानी कि हम नमकीन निकाल देते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा आशुद्ध जल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला और पॉइंट है कि प्रवाह के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमने दो प्रभाग दे रखे हैं। ठीक है, एक है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, एक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए उसमें प्रभाव को कहते हैं इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हीटिंग इफेक्ट कौन कौन से हैं, देखिए बल्ब गर्म होता है, जलता है किससे, हीट से, है ना, गर्म उसमें प्रभाव से। गीजर जो पानी गर्म करते हैं, ठीक है, हीटर, आयरन इत्यादि, इन सभी को क्या इस्तेमाल करते हैं, गर्म में, यानी कि इन सभी से हमें क्या होता है, गर्मी पैदा होता है। इसलिए ये सभी हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के उदाहरण है। अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसमें होता है, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए चुंबकीय प्रभाव किसमें होता है, चुंबक बनाने में। हम देखिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक से यानी कि करंट से हम क्या करते हैं, चुंबक भी बनाते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि अब देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कील है। ठीक है, अब इस कील में देखिए क्या किया कि हमने बहुत सारा तार बांध दिया, बहुत ज्यादा करके। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा करके तार बांध लिए। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और माइनस हमारा बैटरी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यानी कि हमारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। जब इसके अंदर तार ऐसे करके लपेट देंगे और जब इसके अंदर यानी कि ऊर्जा देंगे, यानी कि बैटरी से जब करंट देंगे, यानी विद्युत देंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि चुंबकीय बन जाएगा, है ना। आप कील से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर होगा तो हम इसमें प्रयोग के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक और चीज़ बताऊंगा कि विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, देखिए विद्युत परिपथ जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इसे आप आसानी से खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्विच है ना, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने स्विच दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बल्ब है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा बैटरी है। ठीक है, जब हम बैटरी को हम क्या करते हैं कि हम जब इसे प्रवाह देते हैं, यानी कि करंट देते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ से यानी कि लाइट जलने लगता है ना, और ये हमारा डीसी बल्ब है ना। अब देखिए ये जब हमारा प्रवाह हो रहा है, यानी कि ये सब जो प्रवाह हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह है ना। अब देखिए आगे चलते हैं अध्याय पर। तो देखिए हमारे जीवन में अनेक उपकरण ऐसे हैं जो विद्युत से चलते हैं, है ना। जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, इन सभी को हम क्या करते हैं कि विद्युत के उपयोग से हम चलाते हैं, है ना। जब हम यानी कि विद्युत के उपयोग से हम इसे चलाते हैं। ठीक है, देखिए और आगे चलते हैं। अब अध्याय यानी कि क्रियाकलाप एक हमें क्या कह रहा है, देखो इस क्रियाकलाप में हमें क्या कहना है, कह रहा है कि सरसों तेल, नारियल तेल, डलडा, रिफाइंड घी इत्यादि क्या करना है, हमको इस कटोरी में डाल के ना क्या करना है, इसको चेक करना है। देखिए जब हमारा यानी कि चेक करना है कि कितना, कौन सा पदार्थ में कितना विद्युत चालकता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर इसे करंट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगा, यानी कि हल्का वाइब्रेट करने लगेगा, है ना। अब देखिए जैसे ही हम इसमें करंट देंगे और यहाँ से अगर चालकता रहेगा तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करे, यानी कि ना विद्युत सुई विक्षेपित हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और काफी ज्यादा होगा तो काफी ज्यादा ये क्या होगा, विद्युत सुई विच्छेदित हो जाएगा, है ना। और उसी को क्या करना है, आगे इधर लिख देना है ना, इस तरफ लिख देना है, जैसे कि नल का पानी में हुआ या नहीं उसको लिखना है ना। इन सभी को आपको करना है, नींबू का रस में हुआ या नहीं उन सभी को देखना है ना। अब देखिए आगे चलते हैं कि देखिए इस क्रियाकलाप 2 में क्या है कि जल की चालकता की जांच करना है। ठीक है, देखिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जल की चालकता कैसे, देखिए जो जल हम हैंडपंप, कुआं, तालाब, नदी से प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है ना। उसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं, खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा उसमें प्राकृतिक रूप से रहती है ना, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल किसी प्रकार का लवण नहीं होने के कारण क्या होता है, यह विद्युत का अल्पचालक होता है ना। तो देखिए विद्युत में भी चालकता होता है और नहीं भी होता है ना। इसकी जाँच हम कैसे कर सकते हैं, करंट के यानी कि करंट फ्लो करके कर सकते हैं ना। अब हमने आपको बता दिया इसको। देखिए क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप हमारा क्या है, 4 है कि इसके अंदर कि हम ना किसी के ऊपर विद्युत लेपन कैसे करेंगे, है ना। सॉरी, कि किसी के अंदर यानी कि किसी जल के को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे अलग करेंगे। तो देखिए क्या हम इधर बैटरी, इस प्रयोग में हम क्या करेंगे कि एक बैटरी ले लेंगे। ठीक है, और उस बैटरी में जैसे कि अगर आप एक बैटरी ले लेंगे, उस खराब बैटरी को, और उस बैटरी को बहुत छीलेंगे तो एक अंत में क्या हुआ कि एक पतला सा कलम जैसा रह जाएगा, वही ये दोनों है। ठीक है, इन दोनों को लगा के अब बैटरी से लाइन दे देंगे। ठीक है, तो एक देखिए एक क्या होता है, उसके अंदर एक धन टर्मिनल रहेगा एक। ठीक है, उसमें एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल होगा। ठीक है, देखिए धन टर्मिनल को एनोड कहते हैं और ऋण टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए धन टर्मिनल की तरफ क्या जो एक बुलबुला निकलने लगेगा, और ऋण टर्मिनल की तरफ देखिए धन टर्मिनल की तरफ जो बुलबुला निकलेगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का, और जो ऋण टर्मिनल का निकलेगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखिए इसको हम आपने समझ लिए हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलस ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो और उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुला उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़ता है और इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं, है ना। ये किसका चित्र है, विलियम निकलस का। ठीक है, निकलसन का। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट है अपना हमारे इस बुक में कि सन 1807 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटास यानी सोरा से विद्युत धारा गुजारी, है ना। अब देखिए विद्युत धारा गुजरने से पोटास गर्म होकर पिघल गया। अब देखिए पोटास गर्म होकर पिघल गया तो कुछ ढेले ऋण टर्मिनल के और बन रहे थे, और डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा था। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोसियम, मैग्नीशियम और बेरियम धातुओं का पता लगाया। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं विद्युत लेपन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेनिंग। ठीक है, प्लेथिंग। ठीक है, अब देखिए आपके घर में रोज रोज की लगाई गई बहुत सारी वस्तुएं होंगी, यानी कि लगाई गई ऐसी वस्तुएं होंगी जो चमकदार और एक सामान्यता रोचक भी नहीं लगती, है ना। देखिए क्या होगा कि जैसे कि आपके साइकिल की हैंडल है ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत चमकदार होता है। ठीक है, रीन, दरवाजे और खिड़की के हैंडल तथा यानी चिटखिनियाँ, है ना, कुछ अलग तरह का होता है ना, चमकीला होता है ना। अब देखिए वो तो एक लोहा का ही होता है, फिर भी उसमें उतना चमक क्या क्यों होता है, तो देखिए उसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम का परत रहता है। ठीक है, क्रोमियम का परत। ठीक है, अब परत तो चढ़ाई रहती है। ठीक है, और देखिए इसको हम कैसे कैसे यानी कि परत चढ़ाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसको आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या हुआ कि जिस चीज़ का परत चढ़ाना है उसको हम क्या करेंगे कि पानी में मिला देंगे, यानी कि तरल में मिला देंगे, उसे द्रव में बदल देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जिसमें चढ़ाना है, जिस पात्र में हमें उस यानी कि ना उस लेपन को चढ़ाना है उसी को इसके अंदर दे देंगे। जैसे यहाँ पर जैसे हम बैट लाइन देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो भी द्रव में घुला हुआ पदार्थ होगा उसको अपने अंदर ले लेगा और इसके ऊपर क्या होगा, परत चढ़ जाएगा। जैसे अगर हम इसमें सोना का पानी मिला दें तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोने का बन जाएगा, है ना। तो देखिए वैसे आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे आभूषणों पर क्या होता है, सोने का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ को आप लिख लीजिए, विद्युत लेपन को। ठीक है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, देखिए विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। देखिए यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। ठीक है, अब देखिए हमने अध्याय को समाप्त कर चुका है। ठीक है, अब देखिए नोट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, अध्याय जब समाप्त कर लिए हैं तो नोट्स को अंतिम में जरूर देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला नोट्स है कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं एवं कुछ अल्पचालक विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होता है कि अम्ल, क्षार और लवण के होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि अब देखिए अंत में हम अपना क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब देखिए ख नंबर वाला है, वांछित धातुओं को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, धन टर्मिनल पर, और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर, है ना, ऋण टर्मिनल पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होता है, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव क्षार, ठीक है, क्षार, लवण और किसके होते हैं, और अम्ल के होते हैं। ठीक है, अम्ल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परिचित्र का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है, उस पर चुंबकीय सुई विक्षेपित रहता है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे पेज नंबर 133 में। ठीक है, जब हमारे टेस्टर परिचित्र के खुले तार पर एक दूसरे को ना छूते हैं, यानी टेस्टर में समझते हैं आपके घर में जो टेस्टर होता है, जब खुले तार एक दूसरे को ना छूते हैं परंतु नजदीक होते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। देखिए हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच क्या होता है, हवा होता है जो विद्युत का हीन चालक है, पर बड़ी यानी कि नमी बढ़ जाने से विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करता है। देखिए हवा जब क्या होता है, हवा तो क्या होता है, विद्युत का कोई चालन नहीं करता है ना, लेकिन वही जब बारिश में तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हवा में भी नमी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत चालन कर जाता है ना, और क्या होता है हमें यानी कि करंट यानी कि तड़ित जो आता है वो क्या होता है, हवा की तरह से आता है ना। तो यहाँ पर दे रखा है ना, वायु तड़ित के समय सुचालक रूप से कार्य करने लगता है ना। अब देखिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए शुद्ध जल क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, इसे चालन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अम्ल, क्षार और लवण को मिलाना होगा, यानी इन सभी में से किसी एक को मिलाना होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार बनाइए। जैसे देखिए इसके अंदर एक उदाहरण दे रखा है कि साइकिल की हैंडल लोहा और क्रोमियम। ठीक है, देखिए साइकिल
साइकिल की हैंडल किसका बना होता है? लोहा का, लेकिन उसके ऊपर किसका परत चढ़ा जाता है? क्रोमियम का। इसी प्रकार हम आगे लिख देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि इस तरह से इसको भर दिया। जैसे देखिए आभूषण क्या होता है? चांदी का होता है और उसके अंदर किसका परत चढ़ाते हैं, यानी कि किसका पानी लगा देते हैं, यानी लेपन कर देते हैं, सोना का, है ना। वैसे ही एक और आभूषण होता है जिसमें जो एल्यूमिनियम का होता है, उसमें क्या करते हैं हम? चांदी का परत चढ़ा देते हैं। वही और आभूषण को हम क्या करते हैं? वह भी एल्यूमिनियम का ही होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं? सोना का परत चढ़ा देते हैं। वैसे साइकिल का रिम क्या होता है? लोहा का होता है, लेकिन उस पर किसका परत होता है? क्रोमियम का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की तारों को मरम्मत करना सुरक्षित रहेगा? तो नहीं होगा, क्योंकि तेज वर्षा में क्या होगा कि उससे खतरा भी हो सकता है, उससे करंट लग सकता है ना, और हवा से वो गिर भी सकता है ना। तेज वर्षा के समय देखिए बारिश में हवा चलती है और हवा में अनेक लवन होते हैं। अब देखिए आपको बता रखा हूँ मैं कि हवा क्या होता है कि विद्युत का चालन करता है ना। हवा भी कभी कभार विद्युत का चालन करता है, और वर्षा के समय तो हमेशा करता है, ठीक है। तो यानी जैसे करंट, यानी जैसे ठनका गिरता है, यानी कि तड़ित गिरता है, तो कैसे? वायु की ही वजह से गिरता है ना। तो इसीलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों को मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा। इससे क्या होगा कि उससे करंट, यानी कि करंट लगने का संभावना हो सकता है, और तेज यानी कि बड़ा दुर्घटना होने की भी शंका होती है, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और जल्द ही हम अगले वीडियो में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी कोई मिसिंग हुई है तो आप हमें बताएं, ताकि हम उसे सुधार सकें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कुछ कह सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।